हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं विक्रम और आज आपको इस सेशन में बात करने वाला हूं आपके साथ भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से जितने भी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं या आगामी परीक्षाओं के लिए जो भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से रिलेटिव, उन सभी प्रश्नों पे आज हम यहां से चर्चा करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ सेशन में अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि टॉपिक आपके लिए बहुत आसान बन पाएगा। यदि टॉपिक के सभी क्वेश्चनों पे आप बने रहते हो तो टॉपिक से रिलेटिव सभी बातों को भी आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा पाऊंगा। चलिए दोस्तों चलिए दोस्तों, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। एलडीसी की परीक्षा में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। देखो, यहां से आपको सबसे पहले तो बात आपको यूं पता चलती है कि टॉपिक से रिलेटिव इस प्रकार के क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि आप देख ही पा रहे हो कि एलडीसी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखें, आगामी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है और इसमें हम बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को यहां से हल करने वाला हूं। और यदि आपने अभी तक यदि थ्योरी सेक्शन को अभी तक नहीं देखा है तो आप पहले थ्योरी सेक्शन को देखें, फिर इसके जितने भी एमसीक्यू को आज हम इस सेशन में पूरा करने वाले हैं उन एमसीक्यू को भी आप लगाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। और क्वेश्चन नंबर 1 में हमें यहां से बताना है कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। यदि थ्योरी सेक्शन में आपने मेरे साथ जुड़े होंगे, सभी बातों को आपने सीखा होगा, तो वहां से हमने जाना था कि भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जिसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। तो सबसे पहले नोट करना था, पेड़ को काटना, पेड़ का काटना भी एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण ही होता है। कागज का काटना, कागज का काटना भी एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण ही होता है। और जल का बर्फ में परिवर्तित होना, जल का बर्फ में परिवर्तित होना, यह भी एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण ही होता है। यहां से हमें डी ऑप्शन में दिया गया था सभी, तो हमारा 1 नंबर का जो क्वेश्चन था इसका जवाब था क्या, डी हमारा यहां से सही जवाब था। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर हमें 2 दिया गया है कि चीनी के घोल को अल्कोहल में परिवर्तन करने की प्रक्रिया एक उदाहरण है। चीनी के घोल को अल्कोहल में परिवर्तित करने की किस प्रकार की एक क्रिया है, ये हमें यहां से बताना था। तो उस क्रिया को कहते हैं हम, देखो क्या, किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। रेलवे की एग्जाम में 2015 में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहां से हमारा सही जवाब था कौन सा, सी हमारा यहां से सही जवाब था। इसी प्रकार चलिए तो अगले प्रश्न को भी पढ़ते हैं। और अगला खूबसूरत सा सवाल हमारे पास है कि निम्न में कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? पहले तो हमें यहां से जानना होगा कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन हम उस परिवर्तन को कहते हैं जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। अर्थात यानी कि जो उत्क्रमणीय परिवर्तनों के दौरान हम पढ़ते हैं वो तो कौन सा होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। हमने ऐसे इसके अन्य नामों में भी पढ़ा था। इसके अन्य नामों भी हमने पढ़ा था कि जो भौतिक जो परिवर्तन होता है, ये भौतिक परिवर्तन दोनों दिशाओं में चलता है। इस कारण इसे कौन सा परिवर्तन कहते हैं, उत्क्रमणीय परिवर्तन कहा जाता है। लेकिन जो रासायनिक जो परिवर्तन होता है, ये रासायनिक परिवर्तन सिर्फ एक ही दिशा में गमन करता है। इस कारण इस रासायनिक परिवर्तन को कहते हैं क्या, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के दौरान नए पदार्थ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? नए पदार्थ का निर्माण होता है। ऐसा हम जान भी चुके हैं। तो यहां से हमारा सही जवाब होता कौन सा, यहां से सही जवाब होता जैसे कि लोहे पे जंग लगना। लोहे पे जंग लगना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं होता है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। लोहे पे जंग का निर्माण हो गया, नया पदार्थ का निर्माण हो चुका है, तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। मैग्नीशियम के तार का जलना, यह भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण ही होता है। और पानी का विद्युत अपघटन, पानी का विद्युत अपघटन भी एक कौन सा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण ही होता है। तो यहां से तीसरे नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब होता कौन सा, डी, कि इनमें से कोई सा भी एक ऐसा उदाहरण नहीं है हमारे पास जो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं हो। सारे के सारे जो हैं किसके उदाहरण हैं, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। थ्योरी सेक्शन में आपको बहुत इजी वे में मैं आपको समझाया था कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। यदि आपने अभी तक थ्योरी सेक्शन को नहीं देखा है तो एक बार उसके थ्योरी सेक्शन को देखे फिर आप क्वेश्चनों पे बने, जिससे कि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज भी सही तरीके से समझ में आएगी। चलिए तो अगला जैसे कि खूबसूरत सा सवाल हमारे सामने है कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है।
ऐसी बात हमें यहाँ से बतानी थी। तो पानी में ऑक्सीजन का विलय, पानी में ऑक्सीजन का विलय नहीं, पानी में किसी भी प्रकार की गैस का विलय होना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। तो भौतिक परिवर्तन का भौतिक परिवर्तन नहीं है, वो हमें यहाँ से बताना था। तो ये तो देखो आपके पास यहाँ से देख ही पा रहे होंगे आप यहाँ से कि पानी में ऑक्सीजन का विलय किसका उदाहरण होता है? पानी में ऑक्सीजन का विलय एक ही भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। पानी में कार्बन डाइऑक्साइड का विलय, ये भी कौन सा होता है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण ही होता है। पानी में लवण का विलय, पानी में लवण का जो विलय होता है, ये पानी में लवण का विलय, ये भी कौन सा होता है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण ही होता है। लेकिन हमारे को यहाँ दिया गया है डी ऑप्शन में उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ से हमारा सही जवाब होता कौन सा? डी हमारा यहाँ से सही जवाब होता। थ्योरी सेक्शन में मेरे साथ यदि आप बने हुए होंगे तो इन सभी बातों को आप जान पा रहे होंगे। इसी प्रकार मैंने आपको बहुत से इंपॉर्टेंट उदाहरण भी वहां से बताए थे। इस टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसके उदाहरणों से होता है, जैसा आप प्रश्नों में देख ही रहे हैं। जैसे कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? जो हमारे पास चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शनों में बताना था कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ऐसा हमें यहाँ से बताना था। तो लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। क्वेश्चन में हमें यहाँ से बताना था कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो लोहे पे जंग लगना एक तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। पानी का भाप में बदलना, पानी का भाप में बदलना, ये कौन सा परिवर्तन होता है? ये परिवर्तन होता है कौन सा? भौतिक परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। तो यहाँ से हमारा सही जवाब होता कौन सा? बी हमारा यहाँ से सही जवाब होता। और बाकी ऑप्शनों पे भी हम नजर डाल सकते हैं कि दूध का दही में बनना, दूध का दही में बनना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। कोयले को जलाना, कोयले को जलाना, ये भी कौन सा परिवर्तन होता है? एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण ही होता है। इसी प्रकार अगले प्रश्न को भी पढ़ते हम। जैसा आप देख पा रहे हो कि इन क्वेश्चनों से आपको क्वेश्चन किस, इस टॉपिक से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है। हमें चार ऑप्शन देता है और ये पूछा जाता है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन होता है और कौन सा रासायनिक परिवर्तन होता है। तो इस टॉपिक को यदि आप मजबूत बनाना चाहते हो, इस टॉपिक के सभी क्वेश्चन आपको सरल लगने लगेंगे जब आपने थ्योरी सेक्शन और इसके जो प्रैक्टिस जो सेट है, उस प्रैक्टिस सेट में आप दोनों टॉपिकों में यदि बने रहते हैं मेरे साथ, तो ये बहुत ही इजी बन पाएगा आपके सामने। और यदि टॉपिक से प्रश्न भी पूछा जाता है तो प्रश्न आप इजी कर सकते हैं वहां से। यसद लेपन लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? सबसे पहले तो हमें यहाँ से पढ़ना होगा कि यसद लेपन किसे कहते हैं। किसी भी लोहे की वस्तु को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक या जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, और जिंक या जस्ते की जो परत चढ़ाई जाती है उस प्रक्रिया को कहते हैं क्या? यसद लेपन कहते हैं। प्रश्न में हमें ऐसे पूछा कि यसद लेपन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाते हैं, तो किसकी परत चढ़ाते हैं? जिंक या जस्ते की परत चढ़ाते हैं, जर्डन की परत चढ़ाते हैं। ऐसी बात मैंने आपको बताई है कि यसद लेपन किसे कहते हैं। लास्ट टाइम जो दिल्ली पुलिस का जो पेपर लगा था, उस दिल्ली पुलिस के पेपर में भी यहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि यसद लेपन किसे कहा जाता है। किसी भी लोहे की वस्तु को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक या जस्ते की जो परत चढ़ाई जाती है उस क्रिया को कैसे कहते हैं? क्या? यसद लेपन कहते हैं। तो आपने जाना होगा कि यसद लेपन किसे कहते हैं, और यसद लेपन के प्रोसेस में किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक या जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। चलिए तो इसी प्रकार अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगला उदाहरण दिया गया है हमें, काटने के पश्चात सेव भूरे रंग में बदल जाता है। यह उदाहरण है किसका? एलडीसी के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से कि सेव को काटने पर भूरा हो जाता है। जब हम सेव को काटते हैं तो कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि उस सेव पे एक भूरे रंग की परत जम जाती है। वो भूरे रंग की परत इस कारण जम जाती है क्योंकि उस सेव पर एक जंग लग जाती है। क्या लग जाती है? जंग। जी आपने सही सुना है, सेव पर जंग लग जाती है, क्योंकि सेव में लोहे की मात्रा पाई जाती है और लोहा ऑक्सीजन और नमी के जैसे ही संपर्क में आता है तो एक भूरे रंग की परत का निर्माण करने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। तो यहाँ से वही बातें बतानी थी हमें कि सेव को काटने पर भूरे रंग में बदल जाता है, किसका उदाहरण होता है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। तो यहाँ से सही जवाब होता हमारा कौन सा? सी हमारा यहाँ से सही जवाब होता। चलिए दोस्तों इसी प्रकार अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि अगला प्रश्न हमें दिया गया है कि बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन होता है?
बर्फ का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन होता है? एक भौतिक परिवर्तन होता है। यहाँ से देखो, आपको बातों को घुमा घुमा के परीक्षा में पूछा जा सकता है। परीक्षा में कहा जा सकता है कि जल का बर्फ में बदलना, आपको कहा जा सकता है इसी प्रश्न में, बर्फ को जल में परिवर्तित करना, बर्फ को जल में परिवर्तित करना। आपको यहाँ उदाहरण दिया जा सकता है जल का वाष्प में बदलना, जल का वाष्प में बदलना। जैसे विभिन्न प्रकार के उदाहरण हमें देखने को मिल सकते हैं। इन बातों को आप समझिएगा कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। सही जवाब यहाँ से कौन सा होता? ए ऑप्शन सही जवाब होता। चलिए, तो इसी प्रकार अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि अगला प्रश्न हमें दिया गया है कि जब लोहे पर जंग लगती है तो उसका भार क्या होता है? जब किसी भी वस्तु की, जो लोहे की जो वस्तु है, उस वस्तु पे यदि जंग लगती है, जो लोहे की बनी हुई है, तो उसका भार हमेशा बढ़ता है। क्या बढ़ता है? उसका भार हमेशा बढ़ता है। इसी कारण से कबाड़ी वाला जो होता है, यदि हम उस कबाड़ी वाले को यदि लोहे पे जंग लगी हुई यदि कोई वस्तु देते हैं, तो पहले वो उस जंग को हटाता है, और हटाने के पश्चात ही आपको पास जो लोहा लेके गए हो, उस लोहे के तोल के भाव से आप जो भी उसके साथ परिवर्तन करना चाहते हो, जो भी आपके पास पैसों का कोई मूल्य हो या और किसी का हो, वो आप करते हो उसके पश्चात ही। तब वो उस जंग को तो क्या हटाता है? दूर हटाता है, क्योंकि जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ता है। तो यहाँ से सही जवाब होता 9 नंबर का ए ऑप्शन में सही जवाब लिखा हुआ था। चलिए, तो इसी प्रकार अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। और अगला प्रश्न भी कुछ इसी प्रकार की बातों को पूछा गया है कि पानी का उबलना किस प्रकार का परिवर्तन होता है। अभी मैंने आपको बताया कि पानी का उबलना यानी कि जल का वाष्प में बदलना, जल का जल का वाष्प में बदलना किस प्रकार का उदाहरण होता है? जल का वाष्प में बदलना कैसा उदाहरण होता है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। तो एक ही प्रश्न को आपको अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के प्रश्न पूछा जा सकता है। इसी बात को लेकर मैं आपको ऐसे बताया कि बात के लॉजिक को समझिएगा। किसी भी प्रश्न की जड़ तक पहुंचने के लिए उससे जुड़ी हुई सभी बातों को आप जानें। और थ्योरी सेक्शन में मैंने इससे जुड़ी हुई सभी बातों को वहां से आपको डिस्कस करवाया है। अभी तक आपने यदि थ्योरी सेक्शन को नहीं देखा है तो थ्योरी सेक्शन की पहले क्लास को देखें, उसके बाद आप प्रश्नों को देखिएगा। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही सरल बन पाएगा जब आप इसके दोनों पार्टों को कंटिन्यू रह के देखते हैं। चलिए, तो हमें प्रश्न में बताना था कि पानी का उबलना कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। तो सही जवाब हमारा 10वें नंबर का बी ऑप्शन यहाँ से सही जवाब होता। चलिए, तो इसी प्रकार अगले प्रश्न की तरफ भी बढ़ते हैं। जैसा कि अगला प्रश्न हमें दिया गया है, अगले प्रश्न में बात हमारे से की गई है कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक परिवर्तन नहीं है, वो बात हमें यहां से बतानी थी कि जल में नमक का विलय, जल में नमक का विलय एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। थ्योरी सेक्शन में मैंने आपको उदाहरणों के दौरान नोटबुक में भी आपको इस बात को लिखाया था। जल का क्वथनांक पर जल का बनना, जल का क्वथनांक पर, यानी कि कहने का मतलब हम ऐसे कह सकते हैं जल का उबलना, ये भी कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। बर्फ के गलनांक पर जल का बनना, यह भी कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण ही होता है। और डी ऑप्शन में हमें यहां से दिया गया है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन होना। यदि पेट्रोल का एक बार दहन हो गया तो वापस हम उसको पेट्रोल में कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, यानी कि नए पदार्थ का निर्माण हो चुका है। और जिस भी परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है वो परिवर्तन कौन सा होता है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। तो यहाँ से सही जवाब हम डी बता सकते थे कि द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन होना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। यही बात हमें क्वेश्चन में भी पूछी गई थी कि कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा नहीं है? डी ऑप्शन नहीं है। हमारा सही जवाब यहाँ से डी होता। इसी प्रकार अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हमें दिया गया है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है? ऐसी बातें हमें यहां से पूछी गई हैं। तो प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना। तो जैसे ही हम प्रिज्म से कोई श्वेत प्रकाश की किरण गुजारते हैं 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। क्या इस प्रक्रिया के दौरान कोई नए पदार्थ का निर्माण हुआ? क्या नहीं हुआ? कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। जबकि प्रश्न में हमें पूछा गया कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण बताइएगा। बी ऑप्शन में सब्जी को पकाने पर मुलायम हो जाना, तो सब्जी को पकाने पर मुलायम हो जाना तो कौन सा परिवर्तन होता है?
रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण ही होता है। यदि एक बार किसी भी सब्जी का यदि मुलायम की तरफ पड़ जाती है या मुलायम पड़ जाती है तो वो वापस कभी भी पहले वाली अवस्था में जिसमें सब्जी थी उस अवस्था में वो कभी भी नहीं आ सकती है। तो बी ऑप्शन में लिखा गया है कि सब्जियों के पकाने पर मुलायम हो जाना कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार अगले जो खूबसूरत से सवाल हैं उनको भी हम यहां से पढ़ते हैं। जैसा कि अगला प्रश्न है हमारे पास कि नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है यानी कि कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में ही नए पदार्थ का निर्माण होता है। अब रासायनिक परिवर्तन नहीं पूछकर हमें पूछा गया कि नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो नए पदार्थ का निर्माण किसमें होता है? रासायनिक परिवर्तन में होता है। तो यानी कि कुल मिला के बात यह है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हमें यहाँ से बताना था कि कोयले का दहन, बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन में ही सही जवाब लिखा गया है कि कोयले का जो दहन है यानी कि जो कोयला होता है, ये कोयला जलने के पश्चात किस में कन्वर्ट हो जाता है? राख में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या आप वापस राख को कोयले में बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते। और अब कोयला नहीं रहकर हमारे पास कोई नए पदार्थ का निर्माण हो चुका है, राख बन चुकी है। तो जिस परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है वो परिवर्तन कहलाता है कौन सा? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और ये एलडीसी के पेपर में आपको पूछा गया था यहाँ से प्रश्न। तो आगामी परीक्षाओं में भी यदि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन वहां से देखने को मिलेंगे। तो सभी क्वेश्चनों को आप पेशेंस के साथ एक धैर्य बना के सभी प्रश्नों पे आप बने रहे। बाकी अन्य प्रश्नों को भी अन्य प्रश्नों की प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। जहां से वीडियोस को आपने शुरू किया वहीं इस टॉपिक की पीडीएफ भी अवेलेबल है, उस पीडीएफ पे भी आप अपनी प्रैक्टिस दिखा सकते हैं। तो 13वें नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब आप बता ही पाए होंगे। चलिए तो इसी प्रकार अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से एक भौतिक परिवर्तन है। राजस्थान पुलिस में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? तो रसोई गैस का जलना, रसोई गैस का जलना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। बी ऑप्शन में लिखा है दूध का फटना, दूध का फटना भी एक कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। जल में चीनी का घुलना, जल में चीनी का घुलना एक परिवर्तन होता है, कौन सा? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। तो ऐसा हम यहाँ से सही जवाब बता सकते थे कि 14वें नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब होगा सी ऑप्शन में लिखी हुई बात। जबकि भोजन का पचना, एक बार भोजन पच गया तो वापस वो पहले वाली अवस्था में नहीं आ सकता, मतलब पचने के पश्चात कोई नए पदार्थ का निर्माण हो चुका है। तो नए पदार्थ का निर्माण हो चुका है तो परिवर्तन कौन सा हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार 14वें नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब हमारे सामने कौन सा होता? सी हमारा यहाँ से सही जवाब होता। इसी प्रकार अगले प्रश्न को सोचिएगा कि अगले प्रश्न में हमें पूछी गई कौन सी बात है और हमें यहाँ से क्या बताना होगा। रबर को सल्फर के साथ गर्म करके उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रबर को सल्फर के साथ गर्म करने पर यदि उसकी गुणवत्ता को हम बढ़ाते हैं उस प्रक्रिया को कहते हैं हम क्या? वल्कनीकरण प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? वल्कनीकरण का प्रोसेस कहा जाता है। तो यहां से सही जवाब होता कौन सा? सी यहां से सही जवाब होता। ए यहां से ए यहां से क्या होता अपना? सही जवाब होता कि रबर को सल्फर के साथ गर्म करने पर अच्छी क्वालिटी का रबर हमें प्राप्त होता है। इस क्रिया को कहते हैं वल्कनीकरण प्रोसेस। क्या कहते हैं? वल्कनीकरण का प्रोसेस। और वल्कनीकरण के प्रोसेस में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? H2 गैस का उपयोग भी किया जाता है। तो ऐसी बातों को भी हमें परीक्षा में पूछा जा सकता है। जेल प्रेरी के पेपर में यहाँ से इसी प्रकार का क्वेश्चन हमें पूछा गया था, तो हम वहां से सही जवाब बता सकते थे कि रबर को सल्फर के साथ गर्म करने पर उच्च क्वालिटी का रबर जो हमें प्राप्त होता है उस प्रक्रिया को कहते हैं वल्कनीकरण का प्रोसेस। और वल्कनीकरण के प्रोसेस में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है वो मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन होता है? ये देखो एलडीसी के पेपर में भी पूछा है, ग्रुप डी के पेपर में भी पूछा गया है। तो मोमबत्ती का जो जलना होता है, जैसे मैंने उदाहरण के दौरान भी आपको बताया था कि मोमबत्ती का जो जलना होता है ये परिवर्तन कौन सा होता है? भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। क्योंकि मोमबत्ती में यदि ये जो बत्ती लगी हुई है ये बत्ती जलने के पश्चात किस में बदल जाएगी? राख में बदल जाएगी। यानी कि राख में बदलने पर कौन सा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। लेकिन मोमबत्ती में जो मोम भरा है ये मोम तो सतह पे इकट्ठा हो जाता है। ये जो इकट्ठा हुआ जो मोम है
इसको किसी दूसरी मोमबत्ती में भी तो काम में ले सकते हैं। यानी कि पहले भी मोम ही था, अब भी मोम ही है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ। और जिसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है वो परिवर्तन कौन सा होता है? भौतिक परिवर्तन। तो ये परिवर्तन हो गया, इसमें कौन सा? भौतिक परिवर्तन हो गया। इसी कारण हम यहाँ से कह पाते हैं कि मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। भौतिक परिवर्तन भी होगा, रासायनिक परिवर्तन भी होगा। लेकिन 16वें प्रश्न का सही जवाब हमारे सामने कौन सा होता? डी होता, कि बी और सी दोनों कथन सत्य हैं। भौतिक परिवर्तन भी होता है और रासायनिक परिवर्तन भी होता है। चाहे तो अपनी नोटबुक में आप इस बात को नोट लगा के भी लिख सकते हैं कि मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। तो 16वें नंबर की सही बातें आपने जाना होगा, यहां से सभी बातों को आप सुने होंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, ऐसा हमें यहां से बताना था। ये देखो आपको एलडीसी के पेपर में यहां से पूछा गया था 2016 में। तो बीकर में जल का उबलना, जल किसी में भी उबले, कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। यहां तो हमें रासायनिक परिवर्तन पूछा है। केले को छीलने, केले को छीलने पर का केला कोई नया पदार्थ बन जाता है कि उसमें? नहीं। अगला चलते हैं, एल्यूमिनियम की पन्नी को काट कर उसके टुकड़ों में बदलना, यह भी कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। लेकिन दूध से दही का जमना या दूध का दही में बदलना, वो परिवर्तन कौन सा होता है? वो परिवर्तन होता है हमारे पास कौन सा? हमारे पास परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन। और 17 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें भी हमें कुछ इसी प्रकार की बातों को पूछा गया है कि रासायनिक परिवर्तन निम्न में से कौन सा होगा? तो डी ऑप्शन में लिखा है दूध का दही में बनना या दूध का दही में जमना। कौन सा परिवर्तन होगा? वो परिवर्तन होगा हमारे पास रासायनिक परिवर्तन होगा। चलिए तो इसी प्रकार अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हमें अगला प्रश्न दिया गया है कि इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? एनटीपीसी के पेपर में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। रासायनिक परिवर्तन जो हमारे पास जो 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शनों में बताना होगा हमें कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। यदि आप सभी बातों को धैर्य पूर्वक सुनते आ रहे होंगे तो प्रश्न के सही जवाब तक भी आप पहुंच पा रहे होंगे। फिर भी यदि आपको प्रश्न को सही जवाब आपको नहीं मिल पा रहा है तो पहले आप इसका थ्योरी सेक्शन देखें। थ्योरी सेक्शन देखने के बाद इसके जो प्रैक्टिस सेट है उस प्रैक्टिस सेट को लगाइएगा, जिससे टॉपिक आपके लिए और भी आसान बन पाएगा। और उस टॉपिक से यदि क्वेश्चन यदि हमें एग्जाम में पूछा जाता है तो उस क्वेश्चन को भी हम वहां से सही कर सकते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण बताना था, तो लोहे का चुंबक में बदलना, लोहे का चुंबक में बदलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। CO2 से सूखी बर्फ का बनना, यह भी कौन सा परिवर्तन होता है? ये भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण ही होता है। लेकिन मक्खन का खट्टा होना, मक्खन का खट्टा होना, एक बार मक्खन खट्टा हो गया तो खराब हो जाता है, यानी कि उसमें नए पदार्थ का निर्माण हो चुका है। और जो डी ऑप्शन में हमें लिखा गया है उसमें कौन सा परिवर्तन होगा? उसमें परिवर्तन होगा कौन सा? रासायनिक परिवर्तन होगा। इस प्रकार हम यहाँ से हमारा सही जवाब बता सकते थे कि यहाँ से सही जवाब होगा कौन सा? डी ऑप्शन में जो बातें लिखी हैं वो हमें रासायनिक परिवर्तन के दौरान पढ़ने को मिलती हैं। क्वेश्चन में भी हमें रासायनिक परिवर्तन के बारे में ही पूछा है, इस कारण हम यहाँ से सही जवाब बता सकते थे कि डी ऑप्शन यहाँ से सही होने वाला है। चलिए तो इसी प्रकार अगले प्रश्न को भी पढ़ते हैं और अगले प्रश्न में भी कुछ इसी प्रकार की बातें हमें पूछी गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? प्रश्न को सही पढ़िएगा, नहीं के बारे में हमें पूछा है। ए ऑप्शन में दिया गया है कि द्रवों का ठोसों का द्रवों में पिघलना, तो ठोसों का द्रवों में पिघलना कौन सा परिवर्तन होता है? वो परिवर्तन कौन सा होता है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। लेकिन क्वेश्चन में हमें यहां से बताना था भौतिक परिवर्तन कौन सा नहीं है, तो ये तो भौतिक परिवर्तन है। गैसों का द्रवों में द्रवीकरण, ये भी भौतिक परिवर्तन का ही उदाहरण होता है। नेक्स्ट अगला दिया गया पदार्थों का किण्वन, यदि किसी भी पदार्थ का यदि हम किण्वन का प्रोसेस गुजारते हैं तो परिवर्तन होता है कौन सा? वो परिवर्तन कहलाता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। क्वेश्चन में भी हमें यही बात पूछी गई थी कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो जो सी ऑप्शन में लिखा है भौतिक परिवर्तन नहीं है बल्कि क्या है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और अगला दिया गया कि द्रवों का गैसों में वाष्पीकरण, तो ये भी हमारा सही जवाब था डी ऑप्शन की, ये भी कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक। लेकिन भौतिक नहीं है वो हमें यहाँ से बताना था, तो सी ऑप्शन में जो बातें लिखी गई हैं वो रासायनिक परिवर्तन के दौरान पढ़ने को मिलती हैं, यानी कि सही जवाब हमारा यहाँ से सी ऑप्शन होता। इसी प्रकार अगला प्रश्न हमें दिया गया है
इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है? आरआरबी जेई के पेपर में यहां से पूछा गया प्रश्न है, आगामी परीक्षा में दोबारा से रिपीट हो सकता है प्रश्न। यदि आपने टॉपिक से जुड़ी हुई सभी बातों को जाना होगा, इस प्रश्न का भी सही जवाब आप बता पा रहे होंगे कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है। देखिएगा, ईंधन का दहन होना, ईंधन का दहन होना, ईंधन का दहन हो गया एक बार तो कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। लेकिन बी ऑप्शन में यहां से दिया गया है अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन। अम्लीकृत जल का विद्युत जो अपघटन होता है वो अपघटन होता है कौन सा? भौतिक परिवर्तन के दौरान हम उसे पढ़ते हैं। चलिए सी ऑप्शन को भी देखते हैं। लोहे पे जंग लगना, लोहे पे जंग लगना कौन सा होता है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। प्लेटिनम तार का जलना, प्लेटिनम तार का जलना कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। 99% केस ऐसे होंगे यदि किसी भी वस्तु को यदि हम जलाते हैं तो परिवर्तन कौन सा होता है? रासायनिक परिवर्तन ही होता है। तो यहां से हमारा सही जवाब होता कौन सा? बी यहां से सही जवाब होता। चलिए तो इसी प्रकार अगले प्रश्न की तरफ भी बढ़ते हैं और अगले प्रश्न में भी कुछ उसी प्रकार की बातें पूछी गई है जो हमने पहले पढ़ी है। लोहे में जंग लगना इनमें से किनका सामान्य उदाहरण होता है? लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण होता है? लोहे पे जंग लगना एक परिवर्तन होता है कौन सा? रासायनिक परिवर्तन होता है। तो यहां से हम यहां से सही जवाब बता सकते थे डी ऑप्शन कि लोहे पे जंग लगना कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। और लोहे पे जंग लगने से रिलेटिव यदि आपने बातों को अभी तक नहीं पढ़ा है तो आपके पास जहां सेक्शन बने हुए हैं वहां आपको वीडियोस मिलने वाला है। जंग से रिलेटिव सभी बातों को मैंने उस वीडियोस में आपको डिस्कस करवाया है। चाहे तो आप उसको चेक करके भी कहीं ना कहीं आपके पास अवेलेबल होगा, तो वहां से आप उस वीडियोस को भी देखें जिससे जंग से जुड़ी हुई सभी प्रश्नों को आप सही तरीके से कर सकते हैं और उसकी जुड़ी हुई सभी बातों को आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण एक कौन सा है, ऐसा हमें यहां से बताना था। तो निष्क्रियकरण, निष्क्रियकरण हमारा यहां से सही जवाब होता। हम निष्क्रियकरण किसे कहते हैं? अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो बनाते हैं किसी विलयन को क्या? उदासीन, न्यूट्रल होता है। वो क्या होता है? न्यूट्रल। इसी को हम क्या कहते हैं? निष्क्रियकरण कहते हैं। निष्क्रिय हो जाता है मतलब। तो हमारा सही जवाब यहां से 22वें का सही जवाब था। सी ऑप्शन हमारे पास यहां सही जवाब था। चलिए तो अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। जैसा कि अगला प्रश्न दिया गया है कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ये रेलवे एनटीपीसी के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ऐसी बातें हमें यहां से बतानी थी कि एक अंडे का पकना, यदि एक बार अंडा पक गया तो वापस अंडे में कन्वर्ट नहीं हो सकता। नए पदार्थ का निर्माण हमारे पास हो चुका है, तो कौन सा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। अगला है एक आइस क्यूब का पिघलना, मतलब बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना। और बर्फ का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन होता है? बर्फ का पिघलना एक परिवर्तन होता है कौन सा? भौतिक परिवर्तन होता है। तो यही बात हमें क्वेश्चन में भी पूछी गई है कि रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? बर्फ का पिघलना। क्योंकि बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। पीछे के क्वेश्चन में भी हमने इस प्रकार की बातों को पढ़ा है कि बर्फ का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। तो सही जवाब हमारा यहां से क्या होता? बी हमारा यहां से सही जवाब था। चलिए तो इसी प्रकार अगला खूबसूरत सा सवाल आपके सामने आ चुका है, तो इसका प्रश्न बताएं, इसका सही जवाब आप मेरे को बताएं। देखें, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है? जो हमें आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शनों के आधार पे बताना था कि किस गुण के आधार पे हम ऐसे बता सकते हैं कि क्या रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। अवस्था में परिवर्तन, यदि अवस्था में भी परिवर्तन करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अभिक्रियाएं हुई होंगी, मतलब उसमें परिवर्तन हुआ होगा। वो कोई सा ही हुआ वो मैटर थोड़ी कर रहा है, क्योंकि हमें यहां से तो पूछा गया कि परिवर्तन यानी कि अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। उसका मालूम होता है किससे? अवस्थाओं के परिवर्तन से भी चलता है। किसी गैस का उत्सर्जन हो रहा है, इससे भी हम मालूम लगाते हैं कि इसमें अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। डी सी ऑप्शन में दिया गया है रंग का बदलना। यदि कहीं रंग का परिवर्तन होता है तो उसके आधार पे भी हम ऐसे अनुमान लगा सकते हैं कि रंग का परिवर्तन भी अभिक्रिया होने का दावा करता है।
तो यहाँ से हमारा सही जवाब होता कौन सा? डी हमारा यहाँ से सही जवाब होता। ये जो सभी के सभी जो विकल्प है वो किसी भी अभिक्रिया के होने या ना होने को प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार अगले 25 नंबर के प्रश्न को हम पढ़ते हैं यहाँ से। और क्वेश्चन में हमें यहाँ से दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन यह निर्धारित करने में सहायता नहीं करता है कि कोई रासायनिक प्रतिक्रिया हुई है? यह बताना था हमें यहाँ से। किसी गैस की उत्पत्ति, ऐसा हमने पीछे के क्वेश्चन में जाना है, तो ये तो प्रदर्शित करता है कि किसी गैस की यदि उत्पत्ति होती है तो ये हमें ऐसे मालूम करवाता कि अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। अवस्थाओं में परिवर्तन, इसके दौरान भी हमें अनुमान लगता है। रंग में परिवर्तन होता है तो इसके आधार पे भी हमें अनुमान लगता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। लेकिन किसी भी विलयन की यदि ऊंचाई को आप परिवर्तित करते हो तो उससे हमें कभी भी मालूम नहीं हो पाता है कि वहां रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। इस प्रकार का बहुत इजी क्वेश्चन था। सीजीएल के पेपर में हमें यहाँ से इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था, तो हम सोच समझ के यहाँ से हम सही जवाब बता सकते थे यदि टॉपिक की सभी बातों को आपने जाना है तो। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि अगला प्रश्न दिया गया है हमें कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? रेलवे ग्रुप डी के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था हमें इस प्रकार का। तो दोस्तों अब तक आप देखते हुए आए होंगे कि टॉपिक से सबसे ज्यादा प्रश्न इनके उदाहरणों से पूछे जाते हैं। तो इनके उदाहरणों को आप पढ़ें, समझे उनको आप कि कौन सा उदाहरण भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है और कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। तो बर्फ का पानी में परिवर्तित होना, बर्फ का पानी में परिवर्तन होना कौन सा उदाहरण होता है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। इस बात को तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं यहाँ से कि बर्फ का पानी में परिवर्तित होना या पानी का बर्फ में परिवर्तित होना, बर्फ का वाष्प में परिवर्तन होना कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। लेकिन श्वसन की क्रिया एक रासायनिक परिवर्तन होता है। मानव में पाचन की क्रिया ये भी एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण ही होता है। और दूध का दही में बदलना ये भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण ही होता है। यानी कि ये हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे के सारे कौन से परिवर्तन होंगे? रासायनिक परिवर्तन होंगे। जबकि प्रश्न में हमें भौतिक परिवर्तन के बारे में पूछा था तो हम हमारा सही जवाब कौन सा बताते? ए हमारा यहाँ से सही जवाब बताते कि पानी का बर्फ में परिवर्तित होना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, ऐसा हमें यहाँ से पूछा गया था। तो शरीर में भोजन का पाचन एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। दूध का दही में बदलना यह भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जल का जल वाष्प में परिवर्तित होना, जल का जल वाष्प के रूप में परिवर्तित होना, ये कौन सा परिवर्तन होता है? ये परिवर्तन होता है कौन सा? भौतिक परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। तो हमारा सही जवाब था कौन सा? सी हमारा यहाँ से सही जवाब था। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है? जल का जल वाष्प में परिवर्तित होना। क्यों? क्योंकि रीजन में हमने ऐसे जाना है कि जल का जल वाष्प के रूप में परिवर्तित होना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। इस कारण हमारा यहाँ से सही जवाब था सी। बाकी डी ऑप्शन पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते थे कि लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। तो इस प्रकार आप सभी ऑप्शनों को पढ़ते हुए चलें जिससे कि आपको टॉपिक और भी मजबूत हो सकेगा। और यदि परीक्षाओं में यदि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस क्वेश्चन को आप चुटकियों में ही हल कर सकते हैं। चलिए तो इसी प्रकार अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगले प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन कौन सा है, ऐसे हमें यहां से बताना था। तो यही ऑप्शन में लिखा है कि दूध का दही में बदलना कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण के दौरान हम इसको पढ़ते हैं। तो हमारा यहाँ से सही जवाब होता 28वें नंबर के क्वेश्चन का ए यहाँ से सही जवाब होता। यदि आप प्रैक्टिस बेस पे बैठे हैं तो बाकी अन्य ऑप्शनों पे भी अपन नजर डाल सकते हैं कि शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन होना, सब्लिमेशन का मतलब होता है उसका द्रव में बदलना, तो ये भी इसका सही जवाब कौन सा होता? भौतिक परिवर्तन के दौरान होता। रेत का पानी में घुलना, रेत को पानी में यदि घोल देते हैं तो ये भी कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। चीनी का पानी में घुलना, तो ये भी कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण ही होता है। चले तो इसी प्रकार आज की सीरीज के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं और यह क्वेश्चन भी आपके लिए इजी है बहुत। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था।
तो कौन सा भौतिक परिवर्तन है ऐसा हमें यहाँ से बताना था। अंगूर का किण्वित होना ये तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। फलों का पकना ये भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। लेकिन बर्फ का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन होता है? ये परिवर्तन होता है कौन सा? भौतिक परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। तो सही जवाब 29 नंबर की क्वेश्चन का सही जवाब होता हमारे सामने कौन सा? सी हमारे यहाँ से सही जवाब होता। इसी प्रकार दोस्तों यदि आपने मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 1 से अंतिम क्वेश्चन तक यदि आपने मेरे साथ जुड़ाव रखा होगा तो उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चनों की जुड़ी हुई सभी बातें आपको समझ में आई होगी और उन बातों को मैंने आपको सरल शब्दों में बताया है। और टॉपिक को और मजबूत बनाने के लिए आप इसके थ्योरी सेक्शन को देखें। थ्योरी सेक्शन को देखने के पश्चात इसके जो प्रैक्टिस बेस पे मैं आपके लिए जो वीडियो बनाता हूं उस वीडियो को बाद में देखें, पहले इसका थ्योरी सेक्शन देखें। जिन स्टूडेंट ने अभी तक इसका थ्योरी सेक्शन नहीं देखा है पहले इसके थ्योरी सेक्शन को देखें, जिससे कि इन परिवर्तनों की बहुत सी जुड़ाव की बातें हमें वहां से सीख सकते हैं। और यदि वहां से हमें क्वेश्चन पूछा जाता है तो उनका फटाक फटाक से हम वहां से सही जवाब बता सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों उम्मीद करता हूं टॉपिक को आपको बहुत बेहतर तरीके से मैं समझा पाया हूंगा। इसी प्रकार दोस्तों आगामी टॉपिक्स को भी हम इसी प्रकार से कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करता हूं एक नई मुस्कान के साथ और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल बनाए रखिएगा। धन्यवाद।